उसने आज पूरे 6 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। लंदन जाने के बाद अक्सर कभी लिज़ा बेगम, कभी असफंद साहब या कभी अरीशा उससे मिलने चले जाया करते थे, लेकिन वो पाकिस्तान 6 साल बाद आया था। इस वक्त उल्टे हाथ से लगेज थामे, दूसरे हाथ से बालों को सर पर फैलाते, दाएं बाएं गर्दन घुमाता अपनी थकन ज़ाहिर करता हुआ आ रहा था। जबकि लड़कियों ने पलट पलट कर उस हसीन नौजवान मर्द को देखा जो सबको नज़रअंदाज करता नाक की सीध में चलता जा रहा था। वो कहीं से भी यहाँ का शहरी नहीं लगता था। ब्लैक पैंट के साथ वाइट शर्ट पहने और उस पर ब्लैक की जैकेट पहने हुए था। आंखों का रंग बहन से ज़्यादा मुख्तलिफ ना था। चौड़ी भवें हेज़ल ब्राउन सी आंखें जिनमें फ़िलहाल संजीदगी छाई थी। बालों को माथे पर बखेर रखा था जो आंखों के हम रंग थे। तराशी हुई बियर्ड को सच चेहरे पर तराशी हुई बियर्ड को चेहरे पर सजाया हुआ था। सयाम असफंद राना अरीशा असफंद राना का भाई था, तो हुस्न में उससे मात कैसे खा सकता था। कदम बाहर रखते उसने एक कॉल की और ब्लैक मर्सिडीज उसके सामने आई। लगेज ड्राइवर को थमाते वो गाड़ी की चाबियां उससे लेता खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते वहां से रवाना हो गया। रास्ते में गाड़ी रवां थी जब शाम के साए ढले थे। उसे चारों तरफ से मगरिब की अजानें सुनाई दे रही थी। यहाँ आकर लगा था वाकई ये उसका मुल्क है। आंखें मसरूर होते बंद की थीं और बंद करके खोली थी कि अचानक उसे अपनी कार के सामने कोई लड़की भागती हुई नजर आई थी। सयाम ने बर वक्त गाड़ी रोकी, वरना अभी वो उसकी गाड़ी के नीचे आ जाती। सयाम ने आंखें फाड़े उस लड़की को देखा जो उसकी गाड़ी के सामने दोनों हाथों से चेहरे को छुपाए खड़ी रो रही थी। वो लम्हे में गाड़ी से निकलता आगे बढ़ा जहाँ एक लड़की सादा से कपड़ों में मिली जो मट्टी में अटे थे। बाल बेतरतीबी से कटे दोनों तरफ बिखरे थे। हाथ समेत पूरा जिस्म लरस रहा था। आंखें सख्ती से मीची हुई थी। सयाम ने हैरानी से उसे देखा और उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाते उसके हाथों को थामा तो हाथों की कपकपाहट सयाम के माथे पर बल लाई और थमी भी थी। वो मुंदी मुंदी आंखें खोल गई। सयाम बगौर उसे देख रहा था। काली सियाह आंखें जो वीरान थी, भीगी हुई थी, उनमें दुनिया जहान का खौफ बसा था जो सयाम को देखते सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। सयाम ने उसका चेहरा बगौर देखा। गोरी रंगत पीली जर्द थी, होंठ सूखे पापड़ हो रहे थे। अभी सामने खड़े वजूद को वो देख ही रहा था जब पीछे से किसी के चीखने की आवाज़ आई और उसके हाथों में थमे लड़की बुरी तरह कांपे गई। वो बुरी तरह रोते सर नफ़ी में हिलाते उसे देखने लगी। ए लड़की को छोड़ो। पीछे खड़ा गार्ड सयाम पर गन तान कर बोला, जबकि सयाम तो उस लड़की की आंखों में देख रहा था जो खौफ से थर थर कांपती उसको देखती बस नफ़ी में सर हिला रही थी। सयाम ने उसके हाथों को अपने पीछे करते उस लड़की को अपने पीछे छुपाया और शोलाबार नज़रों से उस इंसान को देखा जो उस पर गन तान कर खड़ा था। सयाम ने एक कदम आगे बढ़ाया तो गार्ड ने उस गन पर पकड़ सख्त की। सयाम बिना रुके आगे बढ़ता गया और गार्ड इससे पहले कि गोली चलाता, सयाम ने अपना पैर उठाते टांग मारी उसके हाथ पर और गन घूमकर सयाम राना के हाथ में आई थी। जबकि गार्ड हैरान था कि उसके साथ हुआ क्या। सयाम ने आगे बढ़ते गन की पुश से गार्ड के सर पर वार किया कि वो सर थामता बेहोश होता जमीन पर गिरा। सयाम ने हाथ को झटकते उसके वजूद को देखा जो बीच रोड में बेहोश पड़ा था। सयाम ने आगे बढ़कर उसके वजूद को घसीट कर एक तरफ फेंका और हाथ झाड़ते जैसे ही पलटा तो पीछे उसकी कार के करीब अब कोई ना था। उसके माथे पर बल पड़े। वो लड़की कहाँ चली गई थी? सयाम ने चारों तरफ देखा, वो कहीं नहीं थी। वो सर झटकता कार में बैठने लगा जब उसे किसी के सिसकने की आवाज़ आई और सयाम के डोर खोलते हाथ थमे। उसने गाड़ी को यूं ही छोड़ा और छोटे छोटे कदम उठाता पीछे की तरफ गया जहाँ वो लड़की गाड़ी के पीछे रोड पर बैठी मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश कर रही थी। सयाम ने हैरानी से उसे देखा। शायद वो कुछ हद तक उसकी हालत को समझ रहा था। वो अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ उठाने लगा जो डर से आंखें फाड़े उसी को देख रही थी, लेकिन अपनी जगह से वो हिली नहीं थी या फिर उसके वजूद ने इजाज़त नहीं दी। सयाम पैर की उंगली के बल बैठा, उसके सामने हथेली फैला गया। वो लड़की कभी उससे और कभी उसकी हथेली को खौफजदा नज़रों से देखने लगी, लेकिन थामा नहीं उसका हाथ। सयाम ने उसका हाथ थामना चाहा तो वो फौरन ज़मीन पर लड़खड़ा कर बैठी और पीछे की तरफ खिसकी, जबकि आंसू आंखों से टप टप गिर रहे थे। मेरा हाथ थामो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो नरमी से उसे किसी बच्चे की तरह बहलाते हुए बोला तो वो नम आंखों से उसे देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं बोली। देखो, मैंने तुम्हें उस बुरे आदमी से बचाया है ना? सयाम ने उससे नरमी से बात की तो वो थोड़ी देर सोचने के बाद नम आंखों से सरस बात में हिला गई। तो मैं अच्छा लड़का हुआ ना? सयाम ने उससे पूछा तो वो फिर उसे देखती गई, लेकिन कोई जवाब ना दिया। जबकि अब रोने में मजीद रवानी आई थी। उसे ये डर था कि कहीं से वो दरिंदा वापस ना आ जाए। वो रोती हुई यहाँ वहाँ देखने लगी जब सयाम को उस पर तरस आ। अरे प्यारी लड़की, रो क्यों रही हो? देखो, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ।
اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو وہ برا آدمی اٹھ جائے گا، ہمیں اس کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ سیام اسے بچوں کی طرح پھسلاتے ہوئے سمجھا رہا تھا تو وہ ڈر اور خوف سے اپنی آنکھیں بڑی کر گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم نہیں چاہتی نا وہ ہمیں پکڑے، تو آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ تھامو۔ سیام نے اس کے آگے پھر ہتھیلی پھیلائی تو اس بار اپنے دونوں کانپتے ہاتھوں سے سیام کا ہاتھ تھام گئی، ایسے جیسے اس کے ہاتھوں کے بیچ سیام کا ہاتھ چھپ سا گیا۔ سیام نے ایک نظر اپنے اور اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر بنا اسے چھڑوائے وہ کھڑا ہوا تو اسے دیکھتے وہ بھی کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے سیام کے ہاتھوں کو تھامتی کھڑی ہوئی تھی۔ سیام نے انہیں چھوڑنا ضروری نہیں سمجھا اور اسے ساتھ لیتا اپنی کار تک آیا اور اسے اندر بٹھا تو وہ گھبرانے لگی، لیکن سیام نے نرمی سے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گئی۔ سیام فوراً سے اس کے برابر آ بیٹھا اور اسے پلٹ کر دیکھا جو ننگے پیر تھی اور سیٹ پر دونوں پیر اوپر رکھتی وہ ان کے گرد ہاتھ باندھ گئی۔ شاید وہ حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ سیام نے خاموشی سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ ایک سائیکیٹرک تھا، کیسے نہ سمجھتا اس کی حالت کو۔ سیام نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہلکی سپیڈ میں گاڑی چلانے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ ساتھ بیٹھی لڑکی کسی چیز سے ڈر نہ جائے یا جھٹکا کھا کر گر نہ جائے کہ اس نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں لگائی ہوئی تھی، اور اگر وہ کوشش کرتا تو شاید اس لڑکی کا دم ہی نکل جاتا۔ اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا اور اسے لے کر وہاں سے روانہ ہوا جہاں اس کی منزل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس وقت کے بعد سے نور نے زرمان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی چل رہا تھا، لیکن نور خاموش ہو گئی تھی۔ اسے لگا تھا المیر سکندر کے سامنے ساری سچائی بتا کر شاید اسے صبر آ جائے گا، پوری نہ صحیح لیکن کچھ تو اذیت کم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا دکھ کم نہیں ہوا، بلکہ اپنے اوپر ہوا ستم دہرا کر اس نے خود ہی اپنے زخموں کو نوچ ڈالا تھا کہ ان سے پھر خون رسنے لگا تھا۔ کیا وہ کبھی المیر سکندر کے پاس جانے کا سوچ سکتی تھی؟ کیا وہ اسے معاف کر سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ محبت تو اسے کبھی کسی سے ملی ہی نہیں، لیکن اس شخص نے اس کی عزت کو بھی چھین لیا تھا اس سے۔ وہ درد وہ کبھی بھی نہیں مٹا سکتی تھی، کوئی نہیں مٹا سکتا تھا۔ سن شائن وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی آلیان کے ساتھ جو خود ٹی وی میں کارٹون دیکھنے میں مگن تھا، لیکن نور اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب پیچھے سے مان کی آواز آئی، وہ ہوش میں آتے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی تو وہ شخص اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ چلتا اس کے برابر رکھے سنگل صوفے پر آ بیٹھا اور مسکرا کر اسے اور آلیان کو دیکھنے لگا۔ مان، آپ آ گئے؟ آپ کو پتہ ہے میں کب سے بور ہو رہا تھا۔ آلیان خوشی سے نہال ہوتا نور کے پاس سے اٹھ کر زرمان کی گود میں جا بیٹھا۔ نور نے خاموشی سے آلیان کی اس حرکت کو محسوس کیا تھا۔ اوہو، آپ بور ہو رہے تھے، اس لیے تو میں جلدی گھر آ گیا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ آج ہم سب باہر آؤٹنگ پر چلیں گے۔ مان نے پہلے آلیان کو اور پھر آخر میں نور کو دیکھتے کہا جو سنجیدہ نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مان کو اس کی خاموشی کھٹک رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ مسکرا کر آلیان سے بات کرتا اور بیچ بیچ میں اسے بھی مخاطب کر لیتا جو خاموش سی بیٹھی اسی کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماما، میرا جو نیو والا ڈریس ہے میں وہ پہنوں گا، میں جلدی سے ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ آلیان زرمان کی گود سے چھلانگ لگاتا ایکسائٹیڈ ہوتا اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا تھا، تو مان بھی اب سنجیدہ ہوتا نور کو دیکھنے لگا جو نہ جانے کتنے لمحوں سے بنا پلکیں جھپکائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سن شائن، تم ٹھیک ہو؟ زرمان نے پوچھا تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ ہاں 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 ہم ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ نور نے نہ سمجھی سے اسے تکتے ہوئے کہا تو زرمان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، لیکن جواب کوئی نہ دیا۔ اسے شک ہوا تھا کہیں نور دوبارہ سے اس ٹراما میں نہ چلی جائے جس سے نکلتے اسے 2 سال لگ گئے تھے، اور پھر وہ وہی سب کرنے لگی تھی جو اس حالت میں کیا کرتی تھی، باتیں بھولنا، بیٹھے بیٹھے کھو جانا، ہر وقت خاموش رہنا۔ سن شائن، کیا تم باہر چلو گی؟ تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے گا، زرمان نے مسکرا کر کہا اسے بہلاتے ہوئے، تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو پھر جاؤ اور اچھا سا ریڈی ہو جاؤ، زرمان نے کہا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جب اسی لمحے زرمان کی مسکراہٹ تھمی، اسے وہ وقت یاد آیا جب شمع بیگم کے انتقال کے بعد حالہ نور کو گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ وہ ساکت سی ہو کر رہ گئی تھی، کھانا پینا سونے کے علاوہ وہ ہر وقت خاموش رہتی تھی، نہ کسی سے کوئی بات کرتی تھی نہ کسی بات کا جواب دیتی تھی۔ زرمان اور ماہی کے کہنے پر وہ بمشکل ڈاکٹر کے گئے تھے، جس پر ڈاکٹر نے انہیں شدید ذہنی دباؤ کا شکار بتایا تھا اور کہا تھا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھا جائے ورنہ وہ دماغی مرض میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ زرمان بے حد پریشان تھا اس چیز سے، اس لڑکی کی آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوئی تھیں
जब से वो उससे मिला था, बल्कि वो तो पैदा होते ही आजमाइशों का शिकार बन गई थी। ज़रमान और माही हर वक्त उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते। आलियान उस वक्त बहुत छोटा था कि नूर को उसका होश ही नहीं होता था। उसे ज़रमान ही संभालता था और यही वजह थी कि वो ज़रमान से बेहद क्लोज हो चुका था। नूर को 2 साल लगे थे इस सदमे से बाहर आने में, जिसके बाद ज़रमान ने उसे बहुत कन्विंस किया कि वो अपनी पढ़ाई शुरू करे, वो सब कर सकती है। ज़रमान ने उसका दिमाग दूसरी जगहों पर लगाना शुरू किया, जिससे वो इस अजियत से बाहर निकले। तब जाकर वो कुछ हद तक 2 साल में खुद को कवर कर पाई थी और खुद भी इस अजियत से बाहर आना चाहती थी वो, कि इस अजियत को वो खुद भी मिटा नहीं सकती थी। लोग उसे समझा सकते थे, बहला सकते थे, लेकिन वो जो खुद कर सकती थी वो कोई नहीं कर सकता था। वो थी बहुत हिम्मत वाली। नूर ने खुद को खुद ही जोड़ने की कोशिश की थी, अपने दिमाग को दूसरी जगहों पर लगाकर, जबकि ज़रमान ने उसे पूरा पूरा साथ दिया था उसका, और वो उसे सिर्फ इतना कहता था कि वो हर चीज़ संभाल लेगा, बस नूर अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। और उसे नूर देखती रह जाती, कोई गैर इंसान किसी के लिए इतना कैसे कर सकता था। और वाकई उसने जितने वक्त में अपनी डिग्री मुकम्मल की, ज़रमान ने हर चीज़ को संभाल लिया था, और उस वक्त में ज़रमान उसकी हर चीज़ देखता था, उसका खाना पीना, माही को स्कूल, आलियान को, और फिर अपनी जॉब। माही भी बहुत सपोर्ट करती थी। वो छोटी थी लेकिन हर कोशिश करती थी घर के कामों को, जहाँ ज़रमान को थोड़ा रिलीव मिल जाता। इस सब में ज़रमान अपनी फैमिली को टाइम बिल्कुल नहीं दे पाता था। वो पूरे 2 साल तक हवेली नहीं गया। वो रोज़ माँ को कॉल करता, जो एक ही रट लगा कर रखती कि तुम मिलने आ जा, और वो हमेशा उन्हें यही आस देता कि वो आएगा बहुत जल्द। और इसी चक्कर में 2 साल गुजर गए। इस सब में आलियान भी 2.5 साल का हो गया था। ज़रमान से इस कदर क्लोज हो गया कि एक बार ज़रमान हवेली गया रुकने के लिए, तो आलियान ने पीछे से कोहराम मचा दिया। रोते रोते उसका सांस रुकने लगता, जिसके बायस नूर और माही पूरी तरह खौफजदा हो जाती, और उसकी हालत इतनी ख़राब होती कि डर के मारे ज़रमान को दूसरे ही दिन इस्लामाबाद वापस आना पड़ा। नूर बेहद शर्मिंदा थी कि उसका बेटा इस हद तक किसी से क्लोज हो गया था। जब आलियान 4 साल का हुआ, तब ज़रमान ने दोबारा हवेली का चक्कर लगाया, आलियान को बहलाते कि वो बस 2 दिन में आ जाएगा, जबकि वहाँ उसकी मोरे ने उसे 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। उनके रोने पर भी वो खामोश हो गया था। लेकिन इतने दिनों में आलियान की हालत फिर ख़राब होने लगी। वो दिन रात रोता, लेकिन नूर ने ज़रमान को कॉल ना की कि उसे हक था अपनी माँ से मिलने का। वो अपने बेटे की खुशी के लिए किसी माँ से उसका बच्चा तो नहीं छीन सकती थी, लेकिन ज़रमान ने जब नूर को कॉल की तो उसके पीछे से बुरी तरह रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ से उसका खुद दिल उछलकर हलक में आया था। और फिर वो 2 घंटे में अपने घर से निकलते इस्लामाबाद आ पहुंचा था। ये सोच सोच कर नूर बहुत शर्मिंदा होती थी कि ज़रमान अपनी माँ से नहीं मिल पाता उसके बच्चे की वजह से। उसने माँ को बहुत समझाया, लेकिन उसने एक ना सुनी थी उसकी। नूर को इस ट्रॉमा से बाहर निकालते ज़रमान ने उसे एक नई ज़िंदगी दी थी। उसे उसके बच्चे के लिए, अपनी बहन के लिए ज़िंदा रहना था, लेकिन ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। और इन सब में चलते ज़रमान के दिल में नूर के लिए एक ऐसा मकाम पैदा हो गया जो कभी किसी का नहीं हो सकता था। वो उस सांवले चेहरे का आदी हो गया था। ज़रमान ने उसकी सोच को अपने लफ्ज़ों और अपने साथ के साथ इस कदर बुलंद किया कि उसके चेहरे की चमक वापस आने लगी। वो जो हंसना भूल गई थी, अब सुबह शाम खिलखिलाती। जो भूलना भूल गई थी, हर वक्त कभी मान, कभी माही और कभी ज़रमान को डांटती रहती। और ऐसे उनकी खुशियों भरी ज़िंदगी एक नई डगर पर चल पड़ी। जब एक दिन नूर गौरी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने गई, यारम सुल्तान ने उसे जॉब दे दी। वो बेहद खुश थी। ये उसकी पहली जॉब थी, और ये एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। जब दूसरे दिन उसकी नज़र ज़ावियार सिकंदर पर पड़ी, और नूर को लगा जैसे किसी ने एक लम्हे में उसे इस हाल से उठाकर माजी में दोबारा जा फेंका हो। लेकिन सबके मुंह से अलमीर सिकंदर की जगह ज़ावियार सिकंदर सुनते उसे एक झटका और लगा। उसकी ग्रे आइज देखते नूर को हैरानी हुई। वो उसके जैसा दिखता था, लेकिन वो अलमीर सिकंदर नहीं था। घर पहुंचते उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने ज़रमान को सब बताया और उससे कहा कि वो यहाँ हरगिज़ जॉब नहीं करेगी, बल्कि उसे जॉब ही नहीं करनी, वो घर से निकलना ही नहीं चाहती। उसकी हालत देख ज़रमान ने उसे समझाया कि 4 साल गुजर चुके हैं इस वाक़ये को। वो जो कहती है कि वो बदल गई है, तो ये उसका इम्तहान था। वो कैसे सिर्फ एक शक्ल देखकर फैसला कर सकती है कि अब उसे घर से बाहर ही नहीं निकलना। ज़रमान ने उसे हौसला दिया और उसे यही समझाया था कि ज़ावियार सिकंदर के बारे में वो पता लगवाते उसे बताएगा। उसने नूर को समझाया कि अलमीर सिकंदर इस ऑफिस में नहीं होता। ये कंपनी यारम सुल्तान और ज़ावियार सिकंदर चिल्लाते हैं, और अगर अलमीर आ भी जाए तो वो ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकती। उसे मजबूत बनना होगा, खुद के लिए, अपनी बहन के लिए और अपने बच्चे के लिए मजबूत बनना ही होगा। वो अपने माजी के पीछे एक गैर शख्स के
वो अपने माजी के पीछे, एक गैर शख्स के पीछे अपनी फैमिली को नहीं भूल सकती। उसकी बात को सुनते नूर ने खुद को हिम्मत और हौसला दिया और उसने उस कंपनी में काम शुरू कर दिया। लेकिन आज अलमीर वजाहत सिकंदर फिर वापस आ गया और उसने आखिर जो खेल खेला था वो हाला नूर को फिर उन्हीं सालों में वापस लेकर जा रहा था। जरमान ने बहुत मुश्किल से उसकी ज़िंदगी में नई रोशनी भरी थी, उसे इस खौफनाक माजी से निकाल कर उसी हाल की मुस्तकबिल की रोशनी से आशना करवाया, उसे हाल की मुस्तकबिल की रोशनियों से आशना करवाया। और अलमीर सिकंदर एक झटके में फिर हाला नूर को बर्बाद नहीं कर सकता था, वो ऐसा हरगिज़ होने भी नहीं देगा। जरमान माजी की सोचों में गुम था जब आलियान भागा हुआ उसके पास आया। "आई एम रेडी मान, मोम हमेशा देर करती हैं।" आलियान ने मुंह बनाते फिर माँ की शिकायत की, उससे जिस पर उस मान ने उसकी नाक को खींचा। "माँ की दुश्मन!" जरमान ने हंसते हुए कहा तो इतने में नूर भी बाहर आ गए। डार्क ग्रीन कलर के सूट पहने, खुले बालों को कैचर में कैद किए, हाथ में हल्का सा ब्रेसलेट पहने वो उन तक आई थी। "चलें?" नूर ने मान को और आलियान को देखते मुस्कुरा कर कहा तो दोनों होश में आए। "मॉम, आप हमेशा इतनी प्रीटी कैसे लग सकती हैं?" आलियान ने मासूमियत से कहा, जबकि जरमान ने भी मासूम सी शक्ल बनाकर गहरी सांस भरी। वो बच्चा वाकई उसके दिल की बात कह गया था। "क्योंकि आपकी आईज़ प्रीटी हैं, इसलिए आपको सब प्रीटी लगते हैं, इसमें हमारा तो कोई कमाल नहीं।" नूर ने उसके करीब झुकते उसके बालों को अपने हाथ से संवारते हुए कहा, जबकि जरमान तो उसके झुकने पर उसकी महक को महसूस करके अपनी आंखें बंद कर गया और मसरूर होते उस खुशबू में गहरा सांस भरा। नूर की बात पर आलियान ने मुंह पिसोरा। "ऐसी बात नहीं है मॉम, मुझे माही बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शी ऑलवेज टीजेज मी।" आलियान ने अभी बोला ही था कि माही माथे पर बल डाले कमरे से निकल आई। "क्या बोले मोटू?" माही रफ से हुलिये में बाहर आते बोली तो आलियान ने अपनी जुबान दांतों तले दबाई। "माही!" नूर ने उसे वार्न किया। आप इन्हें तो कुछ नहीं कहती है, बस माही माही करती रहती है।" माही ने फौरन मासूमियत से कहा तो आलियान भी हंसा। "माही, तुम नहीं चलोगी हमारे साथ?" जरमान ने उसे घर के हुलिये में देखते कहा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। "नहीं मान भाई, मेरा असाइनमेंट है, आप लोग जाएं।" माही ने मना किया तो वो खामोशी से सरस बात में हिला गया। "चलो, बेस्ट ऑफ लक, हम चलते हैं।" जरमान ने आलियान को गोद में उठाया तो नूर भी माही को ताकीद करती वहां से रवाना हो गई थी। आप ही बहुत वक्त ले रही हैं, अब तो समझ जाएं, कोई ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के 5 साल आपके पीछे बर्बाद नहीं कर देगा।" माही ने नूर की पूछ को देखते हल्की आवाज़ में कहा, जो अब जा चुकी थी। माही ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया और दरवाज़ा बंद कर गई। "मैं सोच रहा था कि आनी से मिल लूं।" वो लोग अभी ऑफिस से बाहर ही निकले थे जब जावियार ने यारम से कहा, "खैरियत तो है? कल तो मिले थे?" यारम ने पलट कर उसे ताज्जुब से देखते कहा, "हाँ तो क्या मैं मिल नहीं सकता उनसे अब?" जावियार ने फौरन माथे पर बल डाले कहा, "नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मिल लो।" यारम कन्धे उचकाता अपनी कार में बैठ चुका था, जबकि जावियार ने भी सुकून का सांस भरा। वो रोज़ रोज़ चक्कर नहीं लगा सकता था, उसे कोई परमानेंट इलाज करना था और अब उसे पता था कि उसे क्या करना है।